तो दोस्तों आज की वीडियो है आरटीआई के ऊपर, जो कि मैंने बोला है सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो मैं इसमें जो थोड़े छोटे टॉपिक हैं और जो मेरे अकॉर्डिंग मतलब सही है, जिसमें मैं भी अपना कम टाइम इस पे ना डालूँ कि अपना, क्योंकि मेरे को भी अपना करना है। तो जो चैप्टर जल्दी हो सकते हैं और जो थोड़े सही है, इम्पोर्टेंट है, वो मैं करवा रहा हूँ इस सीरीज़ में, ठीक है? क्योंकि अब मैं मतलब मेरे को भी तो अपना प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, क्योंकि वैसे भी वीडियो पे इतना व्यू तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए मेरा भी मन नहीं करता, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग करते रहिए, बाकी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ जितना हो सकता है, ठीक है? तो ये है आरटीआई के ऊपर। तो जो पहला स्टेट है, पहले तो ये देखिए, इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको करता है रेगुलेट पीएफआरडीए, ठीक है? पहला स्टेट कौन है? इसको फर्स्ट स्टेट इन एक्ट द आरटीआई एक्ट फर्स्ट इज तमिलनाडु, ठीक है? ये जो आया है फोर्स में, वो आया है 12 अक्टूबर 2005 को। इसको जिसने अप्रूव किया उस ड्यूरेशन में जो प्रेसिडेंट थे वो एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है? 15 जून 2005 को उन्होंने इसको अप्रूव किया है। और एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो 9 स्टेट्स थे वो आरटीआई को पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुके थे 2005 से पहले, ठीक है? ये रिप्लेसमेंट है आरटीआई एक्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का, ठीक है? आइडिया जो है इसका फ्लोट किया गया था, मतलब जो प्रपोज किया गया था वो इसका आइडिया था वीपी सिंह के द्वारा 1990 में, ठीक है? आरटीआई में सेक्शन है गाइस, तो हम सेक्शन 1 देखेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है? सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है? और दूसरा क्या कह रहा है स्टेटमेंट? कॉन्फिडेंशियल डाटा डोंट शेयर इट कम अंडर ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हमें शेयर नहीं करनी, तो वो किस एक्ट के अंदर आएंगी? तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंडर में आएंगी, ठीक है? सेकंड सेक्शन क्या कह रहा है? सेक्शन 2 जो एफ है उसका डिफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा है, मटेरियल इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, ईटीसी, ऑल इलेक्ट्रॉनिक और ऑफलाइन डाटा, ठीक है? सबसे पहले तो ये। और डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसको पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और ये कॉन्स्टिट्यूशन नोटिफिकेशन ऑर्डर बाय गवर्नमेंट, सब्सटेंशियली फाइनेंस और ओन बाय गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है या फिर ओन करती है। एनजीओज जिसमें मेजरली और पार्शली जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट के द्वारा होती है, ठीक है? इसमें वो सारे आ जाएंगे। सेक्शन 2J बता रहा है हमें डेफिनेशन ऑफ आरटीआई के बारे में, ठीक है? एक तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2J डेफिनेशन ऑफ आरटीआई बता पूछ रहा है। अब इसमें थर्ड पार्टी मीन्स क्या है? थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी। बेसिकली यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब जो है, अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपको इंफॉर्मेशन लेनी है आपको, तो आपको सबसे पहले आरटीआई जो है इसमें डालनी पड़ेगी। और देन जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो अपने जो उसको प्राइवेट अथॉरिटी को नोटिस भेजे, क्योंकि आप जानते हो कि आरटीआई के अंदर सिर्फ जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उसी के जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जा सकती है। लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर ऐसे भी हैं जिनसे गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन निकलवा सकती है आपके बिहाफ पे, अगर जब आप उसमें आरटीआई डालते हैं तो, ठीक है? सेक्शन 3 क्या कह रहा है? आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में बता रहा है, ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, एनआरआई कैन आल्सो फाइल आरटीआई बट इन स्पेशल केसेस ओनली। न्यू अमेंडमेंट है ये, ठीक है? न्यू अमेंडमेंट हुआ है, उसके जो वाला पीडीएफ है वो मैं वो बता रहा हूँ आपको। और सेक्शन 4 ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल मेंटेन ऑल रिकॉर्ड इन सच मैनर विच फैसिलिटेट्स द आरटीआई अंडर दिस एक्ट, ठीक है? सभी पब्लिक अथॉरिटी को कंपलसरी है कि वो जो अपना डाटा है अपने रिकॉर्ड्स में उसको मेंटेन करके रखें। और जब दोस्तों जब आरटीआई को लागू किया गया था तब सभी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को ऑर्डर दे दिया गया था कि 120 दिन के अंदर आपको सारा डाटा कलेक्ट करके रखना है अपने ऑफिस का, ठीक है? जो भी मतलब अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो आपको ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही लागू हुआ उसके अगले दिन ही आपको इन्फॉर्मेशन या 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो पहले डाटा प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया गया था, फिर उसके बाद आपको करना था वो, ठीक है?
पब्लिक अथॉरिटी शैल पब्लिश ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स while formulating important policy and or announcing the decision which affects public। ठीक है, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के जो डिसीजन है, पॉलिसीज हैं, उसको डायरेक्टली आपको पब्लिश कर देना है वेबसाइट में। ठीक है। सेक्शन 5 बता रहा है डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। दो टाइप्स के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, एक होता है पीआईओ, एक होता है एपीआईओ। पीआईओ सेंट्रल और स्टेट का होता है, और एपीआईओ मतलब असिस्टेंट हो गया पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और पीआईओ के अंदर सीपीआईओ होता है सेंट्रल, और एक होता है स्टेट। ठीक है, बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेशन वो फाइल्स आरटीआई। ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए मैनर ऑफ फिलिंग आरटीआई। ठीक है, और मेकिंग एप्लीकेशन टू पीआईओ एंड एपीआईओ कैन मेक अ रिक्वेस्ट आइदर इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। फीस जो है 10 रुपये होती है। नो फीस जो है बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए नहीं है। इसका जो आप ऑफलाइन पेमेंट मोड है, आपको ऑनलाइन पता है यूपीआई कर सकते हो ये वो, लेकिन जो ऑफलाइन वाला है उसमें क्वेश्चन बन सकता है चेक, डीडी, इंडियन पोस्टल ऑर्डर और ऑफलाइन पेमेंट जो है। ठीक है। नो, आपको कोई भी रीज़न नहीं देना है आरटीआई फिल करते वक्त। आप मतलब कोई रीज़न नहीं पूछेगा आपसे कोई कि आपको क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप बिना रीज़न के भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक। 5 रुपये पर आवर फॉर इंस्पेक्टिंग ऑफ रिकॉर्ड, नो फी फॉर फर्स्ट आवर। अगर आप ऑफलाइन जाके खुद मतलब ऑफिस में जाके रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको रिक्वेस्ट डालते हो, तो आपको जो है 5 रुपये पर आवर के हिसाब से देने होंगे, जिसमें भी फर्स्ट जो आवर है उसमें पैसे नहीं लिए जाएंगे आपसे। ठीक है। और यही 50 रुपये हो जाता है केस अगर आपको इसकी एक फ्लॉपी कॉपी चाहिए। ठीक है। सेक्शन 7 कह रहा है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 7, इसको याद करके रखिएगा। पीआईओ ही मस्ट गिव इंफॉर्मेशन मैक्सिमम 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। इन केस ऑफ एपीआईओ इट्स 35। अगर पीआईओ के पास एप्लीकेशन जाती है तो वो 30 दिन के अंदर कंपलसरी है कि वो इन्फॉर्मेशन देगा, और एपीआईओ के लिए ये लिमिट 35 दिन है। लेकिन अगर केस जो है लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, तो जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो 48 आवर्स के अंदर में देनी होगी जिसने भी रिक्वेस्ट डाली है। ठीक है। और जो मैं थर्ड पार्टी वाला बता रहा था उसमें जो ये मैक्सिमम लिमिट है ये 40 डेज़ की है। ठीक है, थर्ड पार्टी में ध्यान रखिएगा इसको। इफ़ एप्ली अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आप अपील कर सकते हो सेक्शन 19 के अंडर में। किन किन केसेस में अपील कर सकती हो? इफ़ एप्लीकेशन रिजेक्ट, देन पीआईओ जो है आपको सूटेबल रीज़न देगा रिजेक्शन का। ठीक है। व्हेन द पीआईओ एंड एपीआईओ नो रिप्लाई आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम। अगर आपको टाइम पूरा हो गया उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप अपील कर सकते हो। अगर आपको पीआईओ और एपीआईओ ने एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है रीज़न देकर, और आप उस रीज़न से संतुष्ट नहीं हो, तो आप अपील कर सकते हो इसके लिए। व्हेन द एप्लीकेशन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है। इन केस ऑफ रिजेक्शन दे विल गिव यू अ रीज़न, और आप इससे अगर असंतुष्ट हो तो अपील कर सकते हो, और इसकी जानकारी भी सीपीआईओ देगा, जैसे कितने दिनों में आपको अपील करना है। ठीक है, जैसे आपको कितने दिन में अपील करना है, कहाँ अपील करना है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो। ठीक। सेक्शन 8 क्या कह रहा है, एग्जेम्पशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई। जैसे कि मैंने बताया था जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो मैं ऊपर बताया मैंने आपको, जस्ट अ सेकंड, ये वाला, तो इसके अंडर में जो ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सोवरेनिटी को ध्यान में रखा जाएगा, और इंटीग्रिटी इंडिया की। फॉरबिडन बाय, जिसको कोर्ट के द्वारा मना किया गया है। ट्रेड सीक्रेट जो है, पेटेंट फार्मूला। नॉट कंसर्न विद पब्लिक, जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अगर आप मांगते हैं तो। ऐसे मतलब पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 नॉर एनी ऑफ द ऑब्जेक्शन परमिसिबल। अ पब्लिक अथॉरिटी में अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवे द हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी इवेंट जो है 20 साल पहले
हुआ है, जो आपने एप्लीकेशन डाली है, ऑन विच एनी रिक्वेस्ट इज मेड शैल बी प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट, तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो काफ़ी पुराना मैटर है। ठीक है। अगर इन केस अगर वो मतलब नेशनल सिक्योरिटी वाले मामले में आता है तो उसको कर दिया जाएगा क्योंकि वो 20 साल पहले का मैटर है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। थर्ड पार्टी का देखिए, विद इन 5 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट गिव अ written notice to such third party for the request and of the fact that information and record। ठीक है। जैसे आपने रिक्वेस्ट डाली उसके 5 दिन के अंदर जो है पीआईओ और एपीआईओ जो है, जो थर्ड पार्टी वाला बंदा है, उसको रिटर्न में रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन का जो ब्यौरा है उससे उसकी डिमांड करेंगे। और जब ये थर्ड पार्टी ऐप को मिल जाएगा तब उसके 10 दिन के अंदर अंदर सीपीआईओ और एसपीआईओ, जो जिस हाथ से भी अगर आपने सेंट्रल या स्टेट जो जौन सा भी डिपार्टमेंट से सिलेक्ट किया तो वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन वो दी जाएगी। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया, नॉट डिस्क्लोज इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन कवर अंडर ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ठीक है। तो इस केस में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सेक्शन 12 कहता है आरटीआई एक्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इस सेक्शन को भी याद करके रखिएगा क्योंकि ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12। ठीक है। हमने देखा सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमें आरटीआई उसमें बता रहा है क्या था, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 2J और सेक्शन 2GH जिसमें आरटीआई डेफिनेशन और आरटीआई एक्ट सेक्शन 3 बता रहा है और सेक्शन 4 ऑब्लिगेशन बता रहा है। ठीक है। तो इनको याद रख करके रखिए, सेक्शन के ऊपर भी सवाल आ सकता है। अब देखिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेक्शन 12 कह रहा है आरटीआई का, जिसमें एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है। और फिर जो है एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और सच नंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी डीम नेसेसरी, बोथ आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। कमेटी में कौन होगा, पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और एक यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे जिसको नॉमिनेट करेंगे ऑन द नॉमिनेटेड बाय पीएम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 से ज़्यादा चीफ जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते हैं। ठीक है। किसी भी स्टेट में मैक्सिमम। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने की, तो इमिनेंस इन पब्लिक लाइफ एंड वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक की नॉलेज होनी चाहिए, सोशल सर्विस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। ठीक है। ये सब होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर नो एलिजिबल इन केस ऑफ, अगर वो एलिजिबल नहीं है इन केस वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट या असेंबली लेजिस्लेटर में कोई मेंबर है, कोई अदर प्रॉफिट वाला उनका मतलब बिजनेस चल रहा है या फिर कोई अदर काम चल रहा है उनका, कनेक्शन विद पॉलिटिकल पार्टीज, कैरिंग एंड बिजनेस, परस्यूइंग एनी प्रोफेशन। ठीक है। इन सब केसेस में वो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसके बनने के लिए एलिजिबल नहीं है वो। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 13 कह रहा है सेंट्रल के बारे में, जो आप कंप्लेन करते हैं उसमें टेनवर। अब इसका टेनवर जो है पहले क्या था 5 और 65 का था इसमें, कि मतलब 5 साल या 65 साल जो भी आपका हो जाए, लेकिन टेनवर जो है अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 2 साल 3 साल बाद हटा सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो है 65 एज फिक्स है। ठीक है। अब जो है जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है CICS, ये जो है दोबारा एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंट होने के लिए सेम उसी पोस्ट पे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा ना वो रीअपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है, लेकिन दोबारा से इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बनेगा, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है वो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, अगर कोई, हाँ, अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनता है तो उसका टोटल एग्रीगेट टर्म 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस अगर वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनता है बाद में, अगर वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनता है बाद में, तो इन दोनों का टेनवर जो है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब इनको देखिए रिमूवल का, रेजिग्नेशन जो देते हैं ये प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक। सेक्शन 14 कह रहा है रिमूवल के बारे में, ठीक है, कि इनको कैसे रिमूव किया जाए। इनको रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट। और क्या किस केस में कर सकते हैं? इफ़ दे एडजर्ज एन इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, engage in any paid employment, unfit to continue their position in president opinion, such or other financial interest, ठीक है। अगर उनके कोई अदर फाइनल इंटरेस्ट प्रेसिडेंट को पता चलते हैं या फिर उनके संज्ञान में आते हैं तो उस बेसिस पे उनको हटाया जा सकता है। अब जो है सेम ऐसे ही स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है एक चीफ होगा CIC का और 10 जो है 1 स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और जो 10 हो सकते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, नो, जैसे हमने ऊपर देखा था। बाय द गवर्नर इनको अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, सेम जैसे वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे थे, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करेंगे रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी के। PM की जगह CM है, लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेंगे और जो CM की कैबिनेट होगी उसमें से एक नॉमिनेटेड मिनिस्टर होगा यहाँ पे, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और नॉन एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा जो सेक्शन 12 में हमने आपको बताया, ठीक। सेक्शन 16 जो है सेम है जो कि सेक्शन 13 में दिया गया है, लाइक टेनवर जो रीअपॉइंटमेंट ETC इनके बारे में बताया गया है। जो रीअपॉइंटमेंट का केस बताया था मैंने आपको, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्म जो सेंट्रल वाले का था कि दोबारा रीअपॉइंट होंगे कि नहीं होंगे। अब जैसे यहाँ पे जो स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसको रीअपॉइंट दोबारा नहीं किया जाएगा। लेकिन जो स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसको हम स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशनर कमिश्नर दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि इन दोनों का भी टेन्योर जो है वो 5 साल से एक्सीड नहीं करना चाहिए ज़्यादा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब उसके बाद रेजिग्नेशन ये गवर्नर को देंगे। सैलरी अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक। सेक्शन 17 जो है रिमूवल के बारे में बता रहा है, ठीक। सेम एज गिवन सेक्शन 14, बस प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आएंगे यहाँ पे। प्रेसिडेंट मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट हटा रहे थे, यहाँ पे गवर्नर हटाएंगे। सेक्शन 18 बताता है पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर। हम इनको कब अप्रोच करेंगे, हम मतलब इनके पास कब जाएंगे, जब हमें सेंट्रल और स्टेट PIO या APIO जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं एक्सेप्ट टू हिज हर एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एक्ट, ठीक है। जिन्होंने इंफॉर्मेशन मतलब देने से मना कर दिया है हमें, ठीक है, जो स्टेट और सेंट्रल के APIO PIO हैं, who has been refused access to give any information requested under this act, not receiving any response within a time limit, ठीक। BPL से अगर हमने फीस ली है तब, और कोई भी ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे तब, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन स्टेट की है तो स्टेट कमीशन को जाएगी और सेंट्रल की है तो सेंट्रल को जाएगी। जैसे कि मैंने बताया आपको डिपार्टमेंट और जो कमिश्नर है उसके अकॉर्डिंग वेरी होगा कि अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट से कुछ भी कलेक्ट करना चाह रहे हो, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो मिनिस्ट्री से, तो स्टेट के पास जाएगा और अदरवाइज सेंट्रल से जाएगा, सेंट्रल के पास, अगर आप सेंट्रल से ले रहे हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपील कर सकते हो सेक्शन 19 के अंडर में, ठीक है। तो 2 स्टेज होती है अपील करने की, ठीक है, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, ठीक है। तो सबसे पहली अपील कब की जाएगी, अगर कोई सेंट्रल CIC या इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट का CIC और इंफॉर्मेशन कमिश्नर से कोई डिसीजन नहीं मिलता है विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, तो उसके 30 दिन के अंदर, जैसे हमने बताया कि 30 दिन का मैक्सिमम पीरियड होता है PIO और APIO के लिए और 35 दिन का APIO के लिए, 40 दिन का थर्ड पार्टी के लिए। अगर इस ड्यूरेशन में नहीं मिलता कोई भी रिस्पॉन्स तो हम उनकी हायर ऑफिसर की जो रैंक है उनको अप्रोच करेंगे। मैक्सिमम विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ
और जब आपको डिसीज़न मिल जाए, आप उससे संतुष्ट नहीं हो, तब भी आप इनको अप्रोच कर सकते हो उसके 30 दिन के अंदर। अगर आपने बाई चांस 30 दिन के अंदर अपील नहीं किया तब और उसके बाद अपील करते हो, तब एपीलेट जो अथॉरिटी होगी वो डिसाइड करेगी। अगर केस का ग्राउंड सीरियस हुआ तब जाके उसके ऊपर सुनवाई होगी, वरना नहीं होगी। सेकंड अपील आप कर सकते हो अगर जो है आपको जो फर्स्ट डिसीजन दिया गया है, सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन शैल बी विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन मेड और वाज एक्चुअली रिसीव। जिस दिन आपको डिसीजन मिला फर्स्ट अपील का या फिर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तब आप सेकंड अपील कर सकते हो विद इन 90 दिन का जो ड्यूरेशन का टाइम पीरियड होगा उसके अंदर। ठीक है, और जो अपील वो डिस्पोज होगी एक्चुअली विद इन 30 डेज में, 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द अपील एक्सटेंडेबल अप टू 45 डेज। यानी कि जब आपने सेकंड अपील करी तो उसको जो है डिस्पोज कर दिया जाएगा 30 दिन के अंदर, और एक्सटेंडेबल है 45 डेज के तक। अब देखिए यहाँ पे पेनल्टीज की बात है, सेक्शन 20। ठीक है, जो पेनल्टी है, ईच पेनल्टी जो है 250 डेज ईच डे के अकॉर्डिंग लगेगी टिल एप्लीकेशन इज रिसीव्ड और इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड। ठीक, और जो मैक्सिमम इसकी लिमिट है वो 25,000 तक जा सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। किस किस केस में लगाया जा सकता है? अगर हमें जानबूझ के इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें हमें हैज़ नॉट फर्निश्ड इन्फॉर्मेशन विद इन द विद इन टाइम पीरियड के अंदर नहीं दी गया। मैं मैलीफाइली डिफाइंड द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जानबूझ के जो है हमारी जो रिक्वेस्ट है इन्फॉर्मेशन की उसको डिनाई किया गया है। रिफ्यूज टू रिसीव एनी एप्लीकेशन और इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई भी, मतलब जैसे हमने ऊपर देखा कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, टाइम पीरियड के अंदर नहीं दिया है, वही सब कारण बनेंगे और उसके उसके बेसिस पे आप पेनल्टी भी आपको, मतलब कोर्ट जो है लगा सकता है उनके ऊपर। ठीक, तो ये था आरटीआई का पूरा। तो मैंने अपना मतलब इसमें दिया है बेस्ट, मुझे तो यही लग रहा है, और मैंने भी यही पढ़ा है दोस्तों। बाकी मैंने और एक दो जगह से पढ़ा है, तो मैंने ये नोट्स बनाए हैं अपने हाथों से। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी मैं ट्राई करूँगा अगर कुछ और वीडियो मैं बना पाऊँ तो, क्योंकि मेरा भी इसमें टाइम मतलब जाता है। ठीक है, और मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, अभी सिलेक्ट हुआ हूँ भी रिसेंट में ही। मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता कहाँ पे सिलेक्ट और कैसे, मतलब किस पोस्ट पर हुआ हूँ। अभी मेरा मेन टारगेट एमसी है। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।